चलो हाँ जी, तो अपन क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू रिवाइज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पॉइंट बाय पॉइंट। ये कुछ अराउंड 18 पॉइंट्स हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो, कम तो फिर नहीं होंगे, ज्यादा ही होंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अपन आते हैं किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर। व्हाट इज चार्ज? इट इज एन एलिमेंट्री पार्टिकल व्हिच गिव्स द प्रॉपर्टी टू एनी मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग चार्ज, ठीक है। कोई भी मैटर क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है और नेगेटिव भी चार्ज हो सकता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहां से आता है, एक एलिमेंट्री प्रॉपर्टी से आता है, और वो एलिमेंट्री प्रॉपर्टी कौन प्रोवाइड करता है, एलिमेंट्री पार्टिकल व्हिच इज चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी आपने, दो तरह की नहीं अराउंड 7 to 8 प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। फिर दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, चार्जेस आर स्केलर इन नेचर। तीसरी प्रॉपर्टी चार्ज की SI क्या होती है, कूलम। चौथी प्रॉपर्टी चार्जेस आर एडिटिव इन नेचर। हम चार्जेस को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जैसे +5 -2 कितना हुआ, +3, -5 +3 कितना हुआ, -2। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है कि चार्जेस जो लाइक चार्जेस जो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस से करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो उसके बाद हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, चार्ज कैन नेदर नॉट बी destroyed but it can be transferred from one object to another object in an isolated system। हम कह सकते हैं कि isolated system में चार्ज हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वो ना तो सिस्टम के बाहर जाएगा, ना कोई नया चार्ज सिस्टम के अंदर आएगा। फिर नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है कि बहुत बड़े से चार्ज को हम छोटे छोटे एलिमेंट्री चार्ज से मिला के क्या करते हैं, बनाते हैं। तो वी कैन रिप्रेजेंट अ बिगर चार्ज as an integral multiple of charge on one electron, that is q equal to किसके बराबर आता है, ne के बराबर। ये सबसे पहला फॉर्मूला इस चैप्टर का है, q equal to ne, जहां पर n क्या है, इंटीजर, और e क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। द वैल्यू ऑफ e इज 1.6 × 10⁻19 कूलम्स। है ना क्लियर? ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितनी देर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है किसी भी कंडक्टर से, उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। I इक्वल टू कितना होता है, Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसका एक और फार्मूला क्या है, Ne/T। ऐसा यूनिट क्या है इसकी, ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। अदर यूनिट्स क्या है, मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर। माइक्रो एम्पियर क्या होता है, 10⁻6 एम्पियर, ठीक है। फिर अपन आते हैं कन्वर्शन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट जनरली कहां से कहां फ्लो करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आफ्टर मेनी इयर्स ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट वाज फाउंड दैट इलेक्ट्रॉन यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। कि इलेक्ट्रॉन तो कहां से कहां ट्रैवल करता है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव। करंट कहां से फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो बहुत डिस्कशन के बाद ये पाया गया कि हमें करंट डायरेक्शन को रिवर्स करने की जरूरत नहीं है, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो कन्वेंशन जो करंट की डायरेक्शन हमने पढ़ी है वही हम पढ़ते आ रहे हैं। दैट इज करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इन अदर सेंस वी कैन से दैट करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इट इज एब्सोल्युटली जस्टिफाइड एज वेल, ठीक है। फिर हम आते हैं इसके ऊपर, सर्किट के ऊपर। करंट कहां फ्लो करता है, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर फ्लो करता है। What is electric circuit? It is the simple arrangement in which various electrical devices and components are joined together with the help of conducting wires. यहाँ तक क्लियर? अच्छा, तो इसके बाद हम आते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम के ऊपर। What is electric circuit diagram? It is the pictorial representation. किसका pictorial representation? किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का, है ना। तो जैसे अगर हमें बनाना हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। और इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम में हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट सिंबल यूज करते हैं, या सर्किट सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सिंबल यूज करने का मेजर रीजन क्या है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो बनाने में क्या हो जाता है, काफी आसानी हो जाती है, टाइम कंजम्पशन काफी कम लगता है और दिखने में इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, ठीक है। फिर हम आते हैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? The amount of work done in bringing a charge from infinity to a particular point in the space is basically called as electric potential. इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, V is equals to W/Q, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल्स पर कूलम, जिसको हम क्या भी कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। What is 1 volt? When 1 joule of work is done on 1 coulomb of charge in bringing the charge from infinity to a particular point in the space is basically called as 1 volt. Clear है? ओके। नेक्स्ट हम आते हैं इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है भैया कि वर्क डन किसके ऊपर, किसी चार्ज को एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे ले जाने के लिए, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, डिफाइंड एज VAB। VAB कैन बी रिटन एज VA minus
नेक्स्ट हम आते हैं किसके ऊपर, ओम्स लॉ के ऊपर। व्हाट इज ओम्स लॉ? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट इन अ कंडक्टर और इन एन ओमिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू करंट, दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू I। इट मींस दैट कि अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, करंट घटेगा तो पोटेंशियल भी घटेगा। यहां से अगर हम एक डेरिवेशन निकालते हैं, V इक्वल टू कितना जाता है आपके पास, V इक्वल टू I into R। व्हाट इज R? R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज टर्म्ड एज रेजिस्टेंस। ठीक है, अच्छा, देयर आर मेनी सब्सटेंसेस व्हिच फॉलोज ओम्स लॉ। वो सब्सटेंसेस जो ओम्स लॉ फॉलो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कंडक्टर्स। जो फॉलो नहीं करते उनको हम क्या कहते हैं, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। क्या कहते हैं उनको, नॉन ओमिक कंडक्टर्स। द कंडक्टर्स व्हिच फॉलो ओम्स लॉ आर बेसिकली कॉल्ड एज ओमिक कंडक्टर्स। Those which do not follow Ohm's law are called as non-ohmic conductors. फिर हम नेक्स्ट आते हैं इसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर। What is resistance? It is the property of each and every material to oppose the flow of electron or to oppose the flow of charges or to oppose the flow of electric current। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, रेजिस्टेंस इस पर डिपेंड करता है। अच्छा, रेजिस्टेंस का अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, V अपॉन I के बराबर। ऐसा यूनिट क्या रहेगा इसका, वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर। इसी को हम क्या भी कहते हैं, ओम्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओम्स। तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा इसका, ओम्स हो जाएगा। ठीक है, तो हाउ आर यू गोइंग टू डिफाइन वन ओम? वन ओम इज डिफाइंड एज व्हेन अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट इज जनरेटेड व्हेन वी गिव अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, देन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इज 1 ओम। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस डिपेंड करता है मेनली कितने फैक्टर्स के ऊपर, दो फैक्टर्स के ऊपर, बट एक तीसरा फैक्टर कौन भी है, टेंपरेचर भी है ना। अच्छा, रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स डायरेक्टली ऑन लेंथ एंड इनवर्सली ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस भी कम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं किसके ऊपर, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब अगर एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा और एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप के साथ जाएगा इनवर्स। इन दोनों रिलेशनशिप को कंबाइन करेंगे तो R इक्वल टू कितना मिलेगा आपको, रो L अपॉन A। व्हाट इज रो? रो इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज टर्म्ड एज रेजिस्टिविटी। क्या नाम आता है उसका, रेजिस्टिविटी। व्हाट इज रेजिस्टिविटी? द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एनी कंडक्टर इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। कि कोई कंडक्टर कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर सकता है उसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू RA अपॉन L। यहां से इसका एसएन क्या निकल के आता है, ओम मीटर निकल के आता है। क्या निकल के आता है, ओम मीटर। ठीक है, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है, पहला फैक्टर जो है वो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप मटेरियल चेंज कर दोगे तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। But for the same material, resistivity depends as it is no matter whatever the length and area of cross section. For example, अगर आपने दो कॉपर वायर ली है, एक छोटी और एक बड़ी, तो उनकी रेजिस्टिविटी क्या रहेगी, सेम, बट उनका रेजिस्टेंस क्या रहेगा, डिफरेंट। अगर आपने एक गोल्ड की वायर ली है, एक कॉपर की वायर ली है, तो दोनों का रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस की भी क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम आते हैं किसके ऊपर, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। एक और फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज किस पे डिपेंड करेगा, ये टेंपरेचर पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, टेंपरेचर। टेंपरेचर चेंज होगा तो रेजिस्टिविटी भी चेंज होगी। नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टर्स आर बेसिकली कंबाइंड इन टू डिफरेंट वेज, सीरीज एंड पैरेलल। और एक और आता है जिसमें हम क्या करते हैं, सीरीज और पैरेलल को कंबाइन कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं हम उसको। ठीक है, तो वो आपको न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में आता है वाला, बट अभी अपन चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं तो हम सिर्फ क्या देखेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट होता है, करंट। क्यों? क्योंकि सिंगल ब्रांच चल रही है। क्या चल रही है, सिंगल ब्रांच। क्योंकि सिंगल ब्रांच चल रही है तो करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट। बट क्या चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज होगा। क्या चेंज होगा, पोटेंशियल। वहां से हमें समझ में आता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है वो कितना होता है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर 3 रेजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज। पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होता है, क्योंकि हमें सेम एंड्स के अक्रॉस का निकालना है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल विल रिमेन सेम, बट क्योंकि जंक्शन आ जाएगा तो करंट क्या होना शुरू हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा, तो करंट डिवाइड होगा। क्या डिवाइड होगा, करंट डिवाइड होगा। दैट मींस करंट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। तो क्या कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फार्मूला आता है, इट कम्स आउट टू बी 1 upon Rp इक्वल टू 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 प्लस 1 upon R3। ठीक है, अच्छा, V इक्वल टू IR ये फार्मूला हमने किसमें पढ़ा है, ओम्स लॉ में। ठीक है, अगर ये फार्मूला समझ में आया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं
सीरीज की बात करूं तो सीरीज में क्या कांस्टेंट है? करंट, तो मतलब पोटेंशियल और रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। लेकिन अगर मैं पैरेलल की बात करूं तो पैरेलल में क्या कांस्टेंट है? पोटेंशियल, तो करंट और अलग रेजिस्टेंस का रहेगा अलग अलग चलेगा। क्लियर यहां तक? ओके। नेक्स्ट हम आते हैं किसके ऊपर? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहता है कि जहां जहां इलेक्ट्रिक करंट होगा वहां पे क्या भी होगा? हीट भी होगा। और इसी का बहुत सारा एप्लीकेशन है। जैसे अगर आप इलेक्ट्रिक आयरन की बात कर लो, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिक गीजर की बात कर लो, या पानी गर्म करने वाली रॉड की बात कर लो, या फिर आप हेयर ड्राई की बात कर लो, तो सब में क्या यूज कर रहे हैं हम लोग? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं कि जहां जहां करंट दौड़ता है वहां पे हीट पैदा होती है। बात क्लियर है? अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि जब हम बल्ब को जलाते हैं तो बल्ब के आसपास हीट के साथ क्या भी फॉर्म होता है? लाइट भी फॉर्म होता है ना। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? हीट और लाइट एनर्जी में। और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसके ऊपर जूल्स ने एक डेरिवेशन दिया है। जूल्स ने उसको क्या नाम दिया? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि जो हीट प्रोड्यूस हुई है इट इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, हीट प्रोड्यूस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड हीट प्रोड्यूस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, if you combine the three equation what we will get? We will simply get heat produced is proportional to I square into R into T. That gives H equal to I square into R into T. This is one of the important relationship. This relationship can also be written as if we simply use the Ohm's law, V, that is V equal to IR, then we can write H equal to VI T. Is that clear? Is that clear? ठीक है, यहाँ पे देखो I square into R है ना, ठीक है, I स्क्वायर को कैसे करता है? I into IR, और IR की जगह पे क्या आ जाएगा? V, और एक I आपका यहाँ पे एज इट इज बचा रह जाएगा। तो VIT का फॉर्मूला भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिक पावर पे। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या किस रेट पे हमने एनर्जी ट्रांसमिट करी है उसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। पावर को हम डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल लेटर P से। अच्छा, एक और बात ध्यान देने वाली है कि भैया यहाँ पे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की बात कर रहे हैं, है ना। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में हम किसकी बात कर रहे हैं? हीट की बात कर रहे हैं। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका SI यूनिट क्या होगा? जूल्स होगा। क्या होगा? जूल्स। किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो यूनिट रहता है वो हमेशा क्या रहता है? जूल्स। एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनी फॉर्म ऑफ वर्क डन, द यूनिट विल ऑलवेज रिमेन सेम, दैट इज जूल्स। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट आते हैं इसके ऊपर पावर पे। पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। किस रेट पे हमने कोई काम किया है या किस रेट पे हमने एनर्जी ट्रांसमिट करी है, कितनी देर में कितना एनर्जी ट्रांसमिट किया है, उसको हम क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल्स। टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। इसी को हम क्या भी कहते हैं? वॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉट। तो हाउ आर यू गोइंग टू डिफाइन 1 watt? When 1 joule of work is done in 1 second, then the power dissipated is basically called as 1 watt. Is that clear? मतलब क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? तो पावर क्या पता था? पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। ऐसा क्या होता है इसका? जूल्स पर सेकंड। इसको हम क्या भी कहते हैं? वॉट भी कहते हैं ना। तो हाउ आर यू गोइंग टू डिफाइन 1 watt? 1 watt क्या होता है? जब हम 1 जूल का काम करते हैं कितनी देर में? 1 सेकंड में। तो पावर कितना डिसिपेट होता है? 1 वॉट का। ठीक है, अच्छा, अभी अपन ने कहीं पे पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा। पोटेंशियल इक्वल टू कितना होता है? W by Q। तो यहाँ पे अपन W को क्या करते हैं? V into Q, बराबर। तो पावर का एक फॉर्मूला निकल जाता है। पावर P इक्वल कितना होता है? VQ अपॉन T। हाँ गिना, बराबर। अच्छा, अपन ने पढ़ा है I इक्वल टू कितना होता है? Q अपॉन T। तो इस Q by T की जगह क्या आ जाएगा बताओ? I। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V into I। ठीक है, तो सर हमने ओम्स लॉ पढ़ा है। V इक्वल टू कितना होता है? IR। अगर इस फॉर्मूला को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया इस वैल्यू को, तो पावर का वैल्यू कितना हो जाएगा? पावर P इक्वल टू I स्क्वायर इनटू R। ठीक है, अच्छा, ओम्स लॉ से हम ये भी बोल सकते हैं I इक्वल टू कितना होता है? V अपॉन R। इस वैल्यू को अगर इस वाले फार्मूला में डाला तो पावर का वैल्यू कितना होता है? P is equals to V square upon R. Now according to the question you can use any of the formula that we are seeing over here. Is that clear? Okay. अब पावर के बाद हम किस पे आते हैं? एनर्जी कंजम्पशन। एनर्जी कंजम्पशन बेसिकली क्या होता है? पावर कितना कंज्यूम किया गया है इन गिवन टाइम इंटरवल। तो एनर्जी कंजम्पशन को किससे डिनोट करते हैं अपन? E से। तो एनर्जी कंजम्पशन किसके बराबर होता है? पावर इनटू टाइम। पावर का यूनिट क्या है? वॉट। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? वॉट सेकंड। ये वॉट सेकंड किसके बराबर भी है? जूल्स के बराबर भी। किसके बराबर है? जूल्स। तो हम कह सकते हैं 1 watt second is nothing but equal to 1 joule। और दोनों ही उसकी क्या है? SI यूनिट है। किसकी? एनर्जी कंजम्पशन की। अभी बताया ना, किसी भी तरह की एनर्जी हो, किसी भी तरह का वर्क डन हो, SI यूनिट क्या होती है उनकी? जूल्स। और इस फॉर्मूला से हमने क्या निकाला कि एनर्जी कंजम्पशन का SI यूनिट कितना निकलेगा? वॉट सेकंड। तो वॉट सेकंड का इक्विवेलेंट क्या होगा? 1 जूल। बट इट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट।
तो कमर्शियल तौर पे अगर हमें इसको यूज करना है तो फॉर कमर्शियल पर्पस यूनिट कौन सी यूज होती है? किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर को अगर अपने को इसकी एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना हो, कि कमर्शियल यूनिट इज नॉट द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या रहेगी हमेशा? वाट सेकंड। तो किलोवाट आवर को किस में कन्वर्ट करके देखते हैं अभी अपन? वाट सेकंड में। तो 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं? 1000 वाट। और 1 आवर में कितना सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड। So that will become what? 3.6 into 10 to the power 6 watt second, and 3.6 into 10 to the power 6 watt second can also be written as 3.6 into 10 to the power 6 joules. Clear? ठीक है? अच्छा, कभी कभी आप लोगों ने आप लोगों को आएगा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में क्या बोला होगा आपको? यूनिट दे रखी होंगी। तो 1 किलोवाट आवर इज नथिंग बट इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है? मेरा क्लियर है क्या? कोई डाउट? खत्म।